नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप में से जो लोग भी दिल्ली में होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि दिल्ली के अंतर्गत हवा की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। और ये ऐसा नहीं कि इस साल पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, ये हर साल का लगभग पिछले 5 से 7-8 सालों से अगर आप देख रहे हैं तो लगातार ये स्थिति हमें हर साल इसी समय में, यानी अगर आप महीनों के हिसाब से देखें तो अक्टूबर, नवंबर या सितंबर के बाद से खराब होनी शुरू हो जाती है। और खास तौर से दिवाली के समय में, दिवाली अक्टूबर के लास्ट में हो या नवंबर की शुरुआत में हो या मध्य में हो, दिवाली के समय में पटाखे वगैरह चलाने की वजह से जो वायु की गुणवत्ता है वो कहीं ज्यादा जहरीली और हो जाती है। एक तो कोहरा, ठीक है, कोहरे के साथ में जहरीली हवाएं और वायु प्रदूषण और कंस्ट्रक्शन के काम, ये सभी मिलाकर के जो एक जहरीला स्मॉग बनाते हैं वो हम सभी के स्वास्थ्य के लिए, या खास तौर से जो इन क्षेत्रों में जाकर के रहते हैं या सांस लेते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को शुरू कर दिया है और उसका चरण 4 शुरू कर दिया है। आप ये पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो एक बेसिक जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि आप अवेयर हो इससे संबंधित सूचनाओं को लेकर के। साथ ही क्या एक्शन प्लान सरकारें इस तरह के दौर में शुरू कर सकती हैं। अगर आपके सामने कोई सवाल ऐसा बने कि भाई पर्यावरण प्रदूषण जो कि दिल्ली के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, रोकने के कुछ उपाय बताइए जो सरकारों के द्वारा उठाए गए हैं, है ना। तो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जहां पर क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन जैसे टॉपिक मेंशन किए गए हैं उसमें आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो जीएस पेपर 3 मेंस में, ठीक है। और चूंकि ऐसा नहीं कि केवल मेंस के लिए उपयोगी है, अगर आप प्रीलिम्स में भी देखेंगे तो प्रीलिम्स में इससे बहुत सारे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं, पीएम 10 को लेकर के और पीएम 2.5 को लेकर के। तो अभी कुछ डेटा को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी इस खबर को देखिए, खबर में दिया हुआ है जीआरएपी स्टेज 4 इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली एनसीआर एमिट सीवियर एयर पॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन। तो इसका मतलब क्या होता है। दिल्ली के अंतर्गत ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान स्टेज 4 शुरू हो गया है। तो आखिरकार ये कब शुरू किया जाता है और क्यों शुरू किया जाता है। देखिए एक ट्वीट आया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से। किसकी तरफ से? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि एक प्रमुख संस्था है। उन्होंने क्या कहा है कि 8 पॉइंट के आधार पर जो एक्शन प्लान है वो तैयार किया गया है और उसके तहत स्टेज 4, यानी जिसे आप BS4 के नाम से भी जानते हो, इन वाहनों को चलाने पर केवल छूट दी गई है। अभी इससे जुड़ी हुई और सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। तो ग्रेडेड एक्शन या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत कौन कौन सी चीजें शुरू की गई हैं, समझिए। अब देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे कहते हैं उसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास का एरिया आता है, क्योंकि आपने अगर दिल्ली का नक्शा देखा है तो आपको पता है कि दिल्ली का एरिया उत्तर प्रदेश, है ना, कुछ हिस्सा हरियाणा से कवर हो जाता है। और इसमें अगर आप एनसीआर में देखोगे तो राजस्थान का भी कुछ एरिया आता है, उसके कुछ जिले आते हैं। तो ओवरऑल इतना एरिया अगर आप मिला लोगे, कुछ कुछ एरियाज का जो दिल्ली को चारों ओर से घेरते हैं और कुछ उसके बाहरी एरिया, तो मिला करके दिल्ली एनसीआर बन जाता है। अब एनसीआर के क्षेत्र में जब भी वायु प्रदूषण होता है तो दिल्ली के लिए कुछ नए तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। और ये जो अभी की स्थिति है इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक बताता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी से भी ऊपर जाने लग गई है, ठीक है। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसे आपने CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से पढ़ा है, ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को जारी कर रहा है और इसका चरण 4, ठीक है, क्लियर है। और ये है कौन सा संस्थान? ये इस क्षेत्र में एनसीआर के रीजन में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीतियां तैयार करता है और एक तरह का वैधानिक निकाय है जिसको कानून के तहत गठित किया गया है, कानून बना करके लाया गया है। तो तत्काल प्रभाव से उपायों को अपनाए जाने की इन्होंने बात कही है, ठीक है। अब समझिए कि वायु की गुणवत्ता की जो वर्तमान स्थिति है वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यहां तक कि जो विजिबिलिटी है आपको बहुत एरिया तक वो भी नहीं दिखेगी। कई कई क्षेत्रों में तो इतनी ज्यादा है कि आपको लगेगा कि पूरे में कोहरा छाया हुआ है, जबकि वो कोहरा नहीं है, वो स्मॉग है, ठीक है। यानी वो प्रदूषणकारी तत्वों से युक्त कोहरा है।
तो वायु की गुणवत्ता में और गिरावट को देखते हुए, मतलब कि अभी जितनी गिरावट है वो तो ठीक है, अभी आने वाले समय में अनुमान ये है कि गुणवत्ता और खराब होने वाली है हवाओं की स्थिति को देखते हुए बताया है। तो GRAP का चरण 4 शुरू कर दिया गया है। ये कब शुरू किया जाता है? जब हवा की स्थिति गंभीर प्लस यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, तो इनको अनुमान यह है कि गंभीर हो चुकी थी और गंभीर प्लस श्रेणी में आने वाली थी, तो इन्होंने पहले ही जो मेजर्स सीवियर प्लस के दौरान अपनाए जा सकते हैं वो इन्होंने अभी से अपनाए जाने शुरू कर दिए हैं। तो दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 450 के ऊपर ये जैसे ही जाता है, ठीक है, तो इसको सीवियर के तहत मान लिया, सीवियर प्लस के तहत मान लिया जाता है और इससे जुड़ी हुई कई सारी जो योजनाएं हैं या एक्शन प्लान है वो शुरू कर दिए जाते हैं। अभी एक मैप देख लीजिए आप, इसमें आपको सबसे खराब स्थिति दिखाई गई है। ये दिल्ली का एक आनंद विहार का एरिया है, अगर आप जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, इधर पड़ता है। आनंद विहार के पास बस अड्डा भी है, एक स्टेशन भी है दिल्ली का। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो हजार्डस सिचुएशन बनी हुई है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 999 पहुंच गया है, 999। जहां विकसित देशों में अगर 250-300 पार कर जाता है तो उनको बहुत परेशानी होने लग जाती है, वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। 450 प्लस की बात की जा रही है और 999 लगभग 1000 पहुंच रहा है। कई एरियाज में उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है और पिछले भी कई सालों में हमने ऐसी कई सारी स्थितियों को देखा है जहां ये 1000 को भी पार किया है। इसमें अगर आप PM 2.5 की स्थिति को देखते हो तो 2.5 के लिए 498 है यही, ठीक है, और जो 999 है वो PM 10 के लिए है। ठीक है, अगर आप ओजोन के लिए देखोगे, ओजोन का प्रदूषण तो ये 89 है, NO2 के लिए देखोगे तो ये 30 है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए देखोगे तो ये 1 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए देखोगे तो ये 35 है। अलग अलग है लेकिन 1000 तक पहुंचा है ना। तो एयर की क्वालिटी, हवा की क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, जहां कहा जाता है कि एक सिगरेट पीना जितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहां अगर आप इस सिचुएशन में निकलते हो तो मतलब आपने लगभग 100 से ज्यादा सिगरेट पी रखी हैं या उनका सेवन करना शुरू कर दिया है। तो आप सोचिए कितना ज्यादा आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। और जो PM 2.5 है वो श्वास के जरिए आपके फेफड़ों तक पहुंचता है, उसके बाद आपके रक्त के परिसंचरण में भी पहुंच जाता है। तो आपके शरीर के भीतर ही आपके DNA को प्रभावित कर सकता है और साथ ही साथ आपके शरीर की बहुत सूक्ष्म स्थितियों तक पहुंच करके कैंसरकारी जो बीमारियां हैं या जो कैंसरकारी कारक है उनको भी पहुंचा सकता है। तो फेफड़ों से संबंधित बीमारी यहाँ से जन्म ले सकती है, जिसके चलते स्ट्रोक पड़ सकता है या मृत्यु हो सकती है। तो कौन कौन से उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं, कुछ यहाँ पर आपको इस चित्र में समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि सड़कों पर पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया गया है ताकि धूल कम से कम उड़े, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं उनको बनाया जा रहा है। ठीक है, साफ सफाई शुरू कर दी गई है ताकि और धूल ना हो, यानी कि हवा के जरिए धूल का जो है बिखराव ना हो। इसी तरह कई सारे जो निर्माण कार्य हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, उनको रोकने की व्यवस्था की जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपातकालीन यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स का एक पूरा ग्रुप है जिसको यहाँ पर एक्शन में लाया जाता है। दिल्ली NCR के क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद जो हवा की गुणवत्ता है उसमें और गिरावट आ सकती है, इसको रोकने के लिए ही पहले से इसको शुरू किया गया है। और ये जो रिस्पॉन्स सिस्टम है ये आया कहाँ से? अगर आप देखोगे तो 2016 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुमोदित किया था और 2017 में इसको अधिसूचित किया था, ताकि हम इस तरह से हर बार जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो इसके लिए एक प्रॉपर ढांचा हो हमारे पास जिसके हिसाब से कार्य किया जा सके, है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसमें राज्य सरकारों, अथॉरिटीज और बहुत सारे विशेषज्ञों को भी शामिल करके फिर इसको पूरा बनाया गया है कि कौन कौन से उपायों को हम अपना सकते हैं ताकि जो वायु प्रदूषण है उससे कुछ रोकथाम हो सके। अब ये जो प्लान है ये है क्या? तो इसको एक तरीके से इंक्रीमेंटल आप मान सकते हो, वृद्धिशील मान सकते हो, यानी कि जब भी वायु की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब होने लग जाती है तो दोनों ही उपायों के तहत, यानी जब खराब में जो स्थिति हम अपनाएंगे और बहुत खराब में जिन उपायों को अपनाएंगे उनका पालन फिर शुरू कर दिया जाता है। यानी हम इंतजार नहीं करेंगे कि बहुत खराब की स्थिति आ जाए, तो खराब से ही प्लान को शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या क्या होगा? जैसे GRAP का जब चरण 1 चलेगा तो AQI की जो स्थिति है वो खराब यानी पुअर की कैटेगरी में होगी, यानी 201 से 300 के अंतर्गत जो पार्टिकुलेट मैटर है या इंडेक्स है वो 201 से 300 के भीतर होगा, तो कहेंगे पुअर हो गया है, खराब हो गया है। वहीं पर जब ये वेरी पुअर हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा, इसका मतलब है कि 301 से 400 तक पहुंच गया है। उसके बाद जब ये 401 से
450 तक पहुंच जाएगा तब इसको कहेंगे कि अब ये चरण 3 आ गया है। ठीक है, इसका स्टेप 3 आ गया है, यानी कि ये सीवियर हो गया है। और सीवियर के तहत कुछ अलग तरह के हम प्लान को यानी कुछ मेजर्स को अपनाना शुरू कर देंगे। और फिर जब ये ही 450 से आगे पहुंच जाता है तो ये वेरी सीवियर हो जाता है, और फिर हम जो रिस्पॉन्स 4 है या स्टेप 4 है उसको शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेप 4 में क्या क्या उपाय अपनाए जाएंगे इसको समझ लीजिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपके लिए समझना और आवश्यक हो जाता है कि अभी के समय में सरकार किस तरह के प्लान को लागू कर रही। हो सकता आप ऐसी किसी कंडीशन में आते हो जो इस प्लान के तहत तो आ जाओ, है ना। तो कौन सी गाड़ी चलने की परमिशन है, कौन सी गाड़ी चलने की परमिशन नहीं है, समझ लीजिए। तो डीजल 4 पहिया वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी गई है, खासतौर से वो जो BS4 कंप्लायंसेस को यानी मानकों को पूरा नहीं करते। ठीक है, तो केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही आप अपने डीजल वाहन का उपयोग कर पाएंगे अगर वो BS4 नहीं है। ठीक है, BS4 में क्या माना गया है कि जो सल्फर की मात्रा है, सरकार ने आंतरिक दहन इंजन, है ना, जो आपके इंजन लगे होते हैं जिससे आपके वाहन चलते हैं, तो ये जब से BS4 प्रणाली को अपनाया गया है तो ये मान करके चलते हैं कि उससे सल्फर के उत्सर्जन में लगभग 80% की कमी आएगी, पार्टिकुलेट मैटर्स के उत्सर्जन में कमी आएगी, इसलिए इसको लाए हैं। तो BS4 मानक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो डीजल गाड़ी नहीं चला पाएंगे, पेट्रोल गाड़ी चला सकते हैं, उसके आगे भी चला सकते हैं। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है चरण 4 के तहत। इसके अलावा राजधानी की सीमा से लगे दिल्ली और NCR जिलों में ये लागू हो जाएगा। मतलब कहाँ कहाँ लागू हो जाएगा, जो NCR का एरिया है दिल्ली को मिला करके उस क्षेत्र में जो स्टेप 4 है या चरण 4 है वो लागू होगा। तो इसमें आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के लिए केवल छूट दी जाएगी। तब अगर ऐसा कोई वाहन है तो मान लिया जाएगा कि ठीक है आप जा सकते हैं, कोई एम्बुलेंस हो सकती है, कोई और वाहन। इसके अलावा अगर आप हाईवेज को देखो, सड़कों को देखो, फ्लाईओवर, पाइपलाइन और बिजली लाइनों के जो निर्माण हो रहे थे, उसके साथ साथ ऐसे तोड़फोड़ की गतिविधियां जहां पर धूल बहुत उड़ सकती है, उन सभी पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, तो रिस्पांस में ये सभी कदम सरकारें उठा सकती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहां पर जो मौजूद हैं। उपाय कौन कौन से किए हैं इन्होंने, तो NCR में कक्षा 6 और 9 तक और कक्षा 11 के लिए जो फिजिकल क्लासेस है वो बंद कर दी जाएंगी और आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो घर से। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी और नगरपालिका कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें से बाकी के जो कर्मचारी होंगे वो वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कर सकते हैं। ऐसा आपको याद होगा कि पहले भी किया गया था, है ना, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो आपको जानना जरूरी है। कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा गैर आपातकालीन जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उनको बंद किया जा सकता है और वाहनों को ऑड इवन सिस्टम पर फिर से चलाने की अनुमति दी जा सकती है। ये सभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 के तहत शुरू किया जा सकता है। अभी के समय जो जो ऑर्डर आए हैं एक बार उन्हें देख लीजिए। तो दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 10 नवंबर तक कक्षा 10 और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, निलंबित करने का आदेश दे दिया है, ऑनलाइन माध्यम से जो चलेगा वो चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके स्कूल से उनको एडवाइजरी दे दी गई होगी। इसके अलावा 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन की योजना शुरू कर दी जाएगी। ऑड नंबर और इवन नंबर, अगर आपने इस व्यवस्था को पहले कभी सुना हो तो आपको याद होगा कि आपकी गाड़ी में एक नंबर प्लेट होती है, उसके हिसाब से जो संख्या होगी उसको कैलकुलेट करके ऑड नंबर या इवन नंबर निकाला जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप अगर 13 से 20 नवंबर तक यात्रा कर रहे हैं दिल्ली में तो आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, अन्यथा फिर आपको कुछ पेनल्टीज या जुर्माना देना पड़ सकता है। याद रखिएगा इस बात को। और चूंकि ये सभी व्यवस्थाएं आप सभी के लिए है, जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से बाहर ना जाएं, खुली हवा में जाकर के लंबी सांस खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपके लिए जितना लाभदायक नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, और खासतौर से छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाएं या फिर बुजुर्ग लोग, उन्हें बाहर जाने के लिए अभी एडवाइजरी यही है कि ना ही जाएं, और खास तौर से खुले पार्कों या इस तरह की स्थितियों में या कंजेस्टेड एरियाज में बिल्कुल भी ना रहें, घरों के अंदर रहें और अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रखें। ठीक है, एक सवाल देख लीजिए, शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पहला, वाहनों का उत्सर्जन, दूसरा औद्योगिक उत्सर्जन, और तीसरा बिजली संयंत्र, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बहुत कठिन सवाल लग रहा होगा आप सभी को, जल्दी से आपको आंसर देना है और दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण के बारे में
आप क्या सोचते हो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या अगर आप दिल्ली में हो तो बता सकते हो कि आपके एरिया का AQI कितना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।